बल्ज का युद्ध या आर्डेन्स आक्रमण 16 दिसंबर 1944 को शुरू हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम प्रमुख जर्मन हमलों में से एक था। जर्मनों की मजबूत शुरुआत के बावजूद युद्ध ने देश की कवचित सेनाओं को गहरे झटके दिए और उन्होंने 60,000 से 1 लाख से अधिक सैनिकों को खो दिया। यह अमेरिकी इतिहास की द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे बड़ी और रक्त रंजित एकल लड़ाई तथा तीसरी सर्वाधिक घातक अभियान थी। आज हमारा ध्यान बल्ज की लड़ाई पर है। विश्व युद्धों में आपका स्वागत। 1944 के अंत तक सहयोगी शक्तियों को लगा कि 5 साल के कड़े संघर्ष के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत करीब है। अंतिम 4 महीनों में उन्होंने भूमि हासिल की और सर्वत्र विजय प्राप्त की और मध्य दिसंबर में यहां तक कि यूएस जनरल ड्वाइट डी भी आइजनहावर ने खुद को कुछ आराम और आशा का मौका दिया था। इस दौरान जर्मनी में अडोल्फ हिटलर वापसी की तैयारी कर रहे थे। 16 दिसंबर को सहयोगी सैन्य अधिकारियों को अर्देन्स के घने वृक्षों और घाटियों के 70 मील के खंड में, जो बेल्जियम और लग्जमबर्ग में एक क्षेत्र है, दुश्मन गतिविधि की रिपोर्ट मिलनी शुरू हुई। History.com के अनुसार हिटलर के विश्वसनीय लेफ्टिनेंट अर्देन्स हमले की योजना से नाराज थे क्योंकि उन्हें लगा कि इसे अंजाम देने का समय कम और बहुत महत्वाकांक्षी था। उन्होंने चाहा था कि उनके लोग सहयोगी बलों को फाड़ दें, म्यूज नदी पार करें, ब्रुसेल्स को हासिल करें और एंटवर्प बंदरगाह पर कब्जा करें, सब कुछ ही दिनों में। हिटलर ने अपने सैनिकों पर अतर्क संगत समयावधि के बारे में सभी चेतावनियों की अनदेखी की। जर्मन फील्ड मार्शल वोल्टर मुर्ल ने बाद में अपने अधीनस्थों से कहा कि योजना के पास खड़े होने के लिए एक भी पैर नहीं है और बेबा पास आ कि मैं है के पास सफलता का सिर्फ 10% मौका है। एक और फील्ड मार्शल गेर्ड वॉन रोनस्टेड याद करते हुए कहते हैं कि वे चौंक गए थे, उद्धरण जोड़ते हुए, ओ कृपया। मेरे लिए स्पष्ट था कि उपलब्ध बल बहुत छोटे थे। वास्तव में कोई सैनिक एंटवर्प पहुंचने के लक्ष्य को संभव नहीं मानता था। मुझे पता चल गया था कि हिटलर से किसी भी बात पर विरोध करना व्यर्थ है। हिटलर के दाएं हाथ के लोग उसे कम सैनिक भेजने के लिए नहीं मना पाए, इसलिए सैकड़ों सैनिकों को आर्डेन्नेस के पूर्वी किनारे पर भेजा गया, जहां वे संयुक्त हवाई निगरानी की दृष्टि से दूर इकट्ठा हुए। सेप डिएट्रिच और हासो वन मॉन्टेफेल 21 डिवीजनों के प्रमुख थे, जिनमें 10 टैंक डिवीजन और 1-2-0-0 टैंक शामिल थे, परंतु ईंधन की स्पष्ट कमी थी। जर्मन नेता मानते थे कि हमले की सफलता पर वे अमेरिका से ईंधन पालेंगे, परंतु उन्हें इसकी कोई खबर नहीं थी कि जल्द ही ईंधन की भारी कमी एक बड़ी समस्या बन जाएगी। भयानक सड़क स्थितियों और खराब तरीके से सोची गई योजनाओं के कारण 5 मिलियन गैलन ईंधन जो अलग किया गया था, वह उन लोगों तक नहीं पहुंचा जिन्हें इसकी जरूरत थी। एक समय पर कई जर्मन सेना के डिवीजन यात्रा के लिए घोड़ों का उपयोग करते थे। सहयोगी बलों ने अपनी ईंधन आपूर्ति को नष्ट या खाली करना शुरू किया ताकि वह जर्मनों के पास न जाए। क्रिसमस तक जर्मन टैंकों के पास चलाने लायक कम ईंधन बचा था। 16 दिसंबर को जर्मनों का अचानक और तीव्र हमला सहयोगी सेनाओं को चौंका गया, जिससे हिटलर की सेना आसानी से आगे बढ़ सकी। वे अचानक और संख्या में कम थे। अर्देन में अमेरिकी बलों की संख्या 2 लाख जर्मन सैनिकों की तुलना में बहुत सीमित थी, विशेष रूप से जमीन पर। इतिहासकार मार्टिन किंग के अनुसार दिसंबर 1940 में अर्देन में केवल 4 अमेरिकी डिवीजन 143.2 किलोमीटर के मोर्चे पर तैनात थीं। 2 डिवीजन ने गुस्से में कभी एक गोली नहीं चलाई थी और 2 HMP जेन बकिया और जोडी प्रोडीजन 1 की कठिन लड़ाई से उबर रहे थे। बल्ज की लड़ाई सुबह 5:30 पर शुरू हुई। पहला प्रहार कठिन और तेजी से आया। यूएस दूसरे 99, 106 और 23वें डिवीजन पर गिरा। सेनानी ने याद किया कि कोहरे के बीच से भयानक रंगीन रोशनी निकलती देखी, जबकि नेबल वेरफर रॉकेट्स और अन्य विस्फोटों की डरावनी आवाजें सुनाई दी। एक दिन के भीतर जर्मन टैंक सहयोगी सेनाओं को तोड़कर बेल्जियम के म्यूज नदी की ओर पश्चिम में आगे बढ़ गए।
इस चाल ने सहयोगी बलों की रेखा को नष्ट कर दिया, जिससे इस लड़ाई को अपना अजीब नाम मिला। हमले के एक दिन बाद जर्मन सैनिकों ने 125 पुरुषों को पकड़ा और 80 को मार दिया, जिसे मालमेडी नरसंहार कहा जाता है। उसी दिन वेरेथ बेल्जियम में एक निर्दयी लेकिन छोटा नरसंहार हुआ, जब 11 काले अमेरिकी सैनिकों को समर्पण के बाद पकड़ा और यातना दी गई। अंततः मेजर गुस्ताव निटेल के नेतृत्व वाले पहले एसएस पैंजर डिवीजन के सैनिकों ने उन्हें मार डाला। उनका जमा हुआ शव 6 हफ्ते बाद मिला। शवों की जांच में पता चला कि प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर निर्मम हमला हुआ था। उनकी टांगें राइफल के बट से तोड़ी गईं और कुछ की उंगलियां काटी गई। दूसरों को बेयोनेट से भोंका गया था, जबकि कम से कम एक को साथी का घाव बांधते हुए गोली मारी गई। निटेल मालमेडी नरसंहार के दोषी पुरुषों में शामिल थे। उन्हें बल्ज की लड़ाई में अमेरिकी पीओडब्ल्यूएस को गैरकानूनी फांसी देने के आदेश के लिए उम्र कैद की सजा हुई। हालांकि उनकी सजा 15 सालों में घटाई गई और फिर 12 सालों में 1913 में उन्हें जेल से रिहा किया गया और अंततः 1976 में उनका निधन हो गया। सहयोगी देश युद्ध के अधिकतर समय नाजी रेडियो संचार डिक्रिप्ट करने वाली ULTRA नामक ब्रिटिश इकाई से मिली खुफिया जानकारी के अनुसार चालें चलते थे। हालांकि जर्मन अक्सर अपनी सीमाओं के भीतर फोन पर बात करते थे। यह भी उल्लेख किया गया कि अधिकारियों ने जर्मन गतिविधि का पता लगाया, लेकिन इन रिपोर्टों को नजरअंदाज किया गया क्योंकि कई लोगों को विश्वास नहीं था कि इतनी कठिन परिस्थितियों में हमला होगा। हमला रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध था और हिटलर वास्तव में खराब मौसम की उम्मीद कर रहे थे, जिससे युद्ध और कठिन हो जाए। सैनिकों को कड़ाके की ठंड, भारी बारिश, हिमपात और घने कोहरे का सामना करना पड़ा। सर्दियों में 15,000 से ज्यादा सर्दी की चोट के मामले दर्ज किए गए, जिनमें खड़े होने का दर्द, फ्रॉस्टबाइट और निमोनिया शामिल थे। वेटरन वॉरेन स्पाहन ने कहा, मैं बफेलो का रहने वाला था और सोचता था कि मैं ठंड जानता हूं, लेकिन मैंने असली ठंड बल्ज की लड़ाई में महसूस की। कठोर मौसम के अलावा और भी कारण थे जो सहयोगी सेनाओं की क्षमता को प्रभावित कर रहे थे। जर्मनों ने भ्रम फैलाने के लिए सड़क संकेतों को बदला, टेलीफोन लाइनें काटी और धोखेबाज भेजे। एक दिग्गज वर्णन ब्रैंटली ने याद किया कि जर्मनों ने अमेरिकी वर्दी में पैराट्रूपर्स को उनकी पंक्तियों के पीछे उतारा था, जो अंग्रेजी बोलते थे। कहा जाता है कि नाजी सैनिकों ने अमेरिकी पीओडब्ल्यूज के साथ समय बिताया ताकि वे अंग्रेजी और अमेरिकी बोलचाल सीख सकें, जिसे ऑपरेशन ग्रीफ या ग्रिफिन कहा जाता है। अमेरिकी सैनिकों ने घुसपैठ की खबर पर नाजी संदिग्धों को अमेरिकी ट्रिविया के सवालों से परखना शुरू किया। सहयोगी शक्तियों द्वारा गिरफ्तार सैनिकों को सैन्य न्यायिक परिषद ने दोषी ठहराकर गोली मारने की सजा सुनाई। 106 गोल्डन लायंस डिवीजन लड़ाई के दौरान सबसे अधिक परीक्षित इकाइयों में से एक था, जो श्नी आइफेल नामक एक कठिन क्षेत्र को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा था। खराब मौसम के चलते समूह के कमांडर को अपने अधिकारियों के साथ संपर्क में दिक्कत हुई और उन्होंने गलत निर्देश समझ ली। इसलिए कमांडर और उनकी सेना अपनी स्थिति में बनी रही, जबकि उन्हें लगा कि वे खुलेआम दिख रहे थे। कुछ समय बाद भारी हमले के तहत बिना किसी मदद के 6,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य समर्पणों में से एक माना जाता है। हमले के 4 दिन बाद अमेरिकी सैनिकों ने उत्तरी कंधे पर जर्मन प्रगति को रोकने के लिए एक साथ जुटने का प्रबंध किया, जबकि आर्डेन्स के अन्य भागों में 7वें आर्मर डिवीजन सहित अलग अलग डिवीजनों ने जर्मन सैनिकों के रास्ते को अवरुद्ध किया। बल्ज की लड़ाई में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक बास्तोगने की घेराबंदी थी। 19 दिसंबर को वरिष्ठ कमांडरों ने बैठक की ताकि वे बेल्जियम के बास्तोगने शहर पर जर्मनों की धमकी पर चर्चा कर सके। बास्तोगने बल्ज युद्ध में एक महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि यह एक चौराहा नगर था जहां से आर्डेन्स की 7 मुख्य सड़कें गुजरती थीं। अगर जर्मनों ने इस शहर पर कब्जा जमा लिया होता तो वे उत्तर की ओर विस्तार कर पाते, जबकि सहयोगियों के कब्जे से उन्हें हाल में जर्मनों द्वारा हड़पे गए इलाकों को
पुनः जीतने का मौका मिल जाता। हालांकि 21 दिसंबर तक जर्मन सेनाओं ने शहर को घेर लिया था, जिसे 919 आर्टिलरी बटालियन और 100 पहले एयरबोर्न डिवीजन सहित कई इकाइयों ने बचाया था। सभी रिपोर्टों के मुताबिक यह एक कठिन युद्ध था। चिकित्सा सहायता और कर्मचारी गिरफ्तार हुए। खाद्य सामग्री और तोपखाने की गोलियों की कमी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। सौभाग्य से अगले दिन मौसम साफ हुआ, जिससे सेना की मदद के लिए सामग्री छोड़ी जा सकी। कठिन हमले के बावजूद अमेरिकी सैनिकों ने परिधि को बनाए रखा। शहर के भीतर रहने वाले लोग जान बचाने के लिए शरणार्थी शिविरों और तहखानों में शरण लिए। जर्मन कमांडरों ने तत्काल समर्पण की मांग की, लेकिन ब्रिगेडियर जनरल एंथनी मैकोलिफ ने एक टाइप किए गए पत्र में प्रसिद्ध रूप से जवाब दिया, नट्स। उस समय लेफ्टिनेंट जॉर्ज पैटन जूनियर लगभग 2,30,000 सैनिकों वाली तीसरी सेना के प्रमुख थे। उन्होंने अपनी सेनाओं को एक तीव्र 90 डिग्री के मोड़ से नेतृत्व दिया, जिससे वे जर्मन लाइनों को तोड़ 26 दिसंबर को बेल्जियम शहर में प्रवेश कर सके और जर्मन सैनिकों को राइन के पूर्व में धकेल दिया। इसी बीच मौसम के साफ होने के साथ सहयोगी बल अपने आप को जर्मन आपूर्ति बिंदुओं और उन सड़कों पर हमले शुरू करने में सक्षम हो गए थे, जिनका दुश्मन सैनिक यात्रा करने के लिए उपयोग कर रहे थे। 23 दिसंबर को अमेरिका व सहयोगियों ने जर्मनी पर विनाशकारी हमले शुरू किए, जिनमें लड़ाकू विमानों द्वारा बमबारी प्रमुख थी। क्रिसमस की पूर्व संध्या तक जर्मनों का प्रभावी रूप से मुकाबला कर दिया गया था। उनके पास ईंधन और गोला बारूद की कमी थी और सहयोगी सेनाओं के कारण उनकी आपूर्ति लाइनें कट गई। इस बिंदु पर जनरल माउंटियूफेल ने हिटलर को हमले को बंद करने और पश्चिमी दीवार की ओर हटने की सिफारिश की, लेकिन इस विचार को खारिज कर दिया गया। हालांकि यह सहयोगी बलों के लिए जर्मनों के खिलाफ मजबूत मोर्चा खोलने का एक अच्छा अवसर था, लेकिन कथित तौर पर कमांडरों में मतभेद ने ऐसा करने से रोक दिया। सिंधिया आगामी दिनों में जर्मन द्वितीय पैंजर डिवीजन को म्यूज नदी पर काट दिया गया, और जबकि समूह ने 2 बार बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसने ऐसा करने में विफल रहा। सहयोगी सेनाओं ने अपनी स्थिति म्यूज पर बनाए रखी। जर्मनों को इस क्षेत्र में हमला जारी रखने से हतोत्साहित किया गया था, लेकिन हिटलर पूरी तरह नहीं रुके थे। जनवरी 1945 में जर्मनों ने ऑपरेशन बेस प्लेट और ऑपरेशन नॉर्थ विंड नामक 2 और अभियान शुरू किए। पूर्व ऑपरेशन के दौरान लुफ्तवाफे जर्मन वायुसेना ने निम्न देशों में संयुक्त वायुयुद्ध अड्डों पर हमला शुरू कर दिया, जिसमें बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड शामिल थे। हमलों में 445 से अधिक विमान क्षतिग्रस्त हुए, जबकि लुफ्तवाफे ने संयुक्त बलों को 277 विमान खो दिए। कुछ को जर्मन फ्लैग गन्स ने गिराया, जो नजदीकी हमले के बारे में अनजान थे। इसके अलावा Y-29 नामक वायुयुद्ध में जर्मनों को और अधिक नुकसान हुआ, जिसमें उनके 40 विमान नष्ट हुए, जबकि अमेरिका ने केवल 4 खोए। जनवरी के पहले दिन ऑपरेशन नॉर्थ विंड शुरू हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बल्ज की लड़ाई में 2 जर्मन सेना डिवीजनों ने 7वीं अमेरिकी सेना की 70 मील लंबी पतली कतार पर एक बड़ा आक्रमण किया। ऑपरेशन नॉर्थ विंड द्वितीय विश्व युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी का अंतिम बड़ा हमला था। शुरुआत में यह बेहद सफल रहा और जर्मन सैनिकों ने 7वीं सेना को कमजोर कर दिया। 15 जनवरी तक छठी कोर 3 ओर से लड़ रही थी। 6 दिन बाद खत्म होती हुई आपूर्तियों के कारण 7वें सेना ने रक्षात्मक स्थितियों की ओर वापसी की। हमला 25 जनवरी को समाप्त हुआ। छठी कोर और 7वीं सेना ने मिलकर 25,000 से अधिक घायलों का सामना किया। 3 जनवरी को अंतिम जर्मन हमले के बाद अमेरिकी पहली सेना ने अपना प्रतिकारी हमला शुरू किया। 8वीं और 16वीं सेना के बीच उन्होंने जर्मन सेनाओं को घेरने का प्रयास किया, पर जर्मनों ने कुशलता से पीछे हटकर अमेरिकी फौजों के जाल से बच निकले। फिर भी 3 सप्ताह तक युद्ध जारी रहा। 16 जनवरी को पहली और तीसरी सेनाओं ने हुफेलिस शहर पर कब्जा जमाया। 6 दिन बाद जर्मन छठी पैंजर सेना ने क्षेत्र को छोड़ दिया। हालांकि 5वीं पैंजर सेना वहां रही और अगले दिन जनवरी की 23
बेल्जियम के सेंटविच शहर को अमेरिकियों ने फिर से कब्जा किया। बल्ज की लड़ाई जनवरी की 28, 1921 में समाप्त हुई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध का वर्णन किया। उद्धरण: निश्चित रूप से युद्ध की सबसे बड़ी अमेरिकी लड़ाई, और मैं मानता हूं इसे हमेशा के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी विजय के रूप में माना जाएगा। यूएस रक्षा विभाग के अनुसार संघर्ष में 10 लाख से ज्यादा सहयोगी सेनाएं लड़ी। उनमें से लगभग 19,000 की मौत हो गई, 47,000 से अधिक घायल हुए और 23,000 को लापता घोषित किया गया। तुलना में जितने 1 लाख जर्मन मारे गए, घायल हुए या पकड़े गए। हालांकि कुछ अनुमान 65,000 से 75,000 के निचले स्तर पर हैं। युद्ध की शुरुआत में जर्मन सेनाएं कुछ भूमि हासिल करने और कई विजय प्राप्त करने में सफल रही, लेकिन उनकी सफलता अल्पकालिक थी और क्रिसमस तक उनकी गतिविधियां रुक गई। इतिहासकार मार्टिन किंग ने इस युद्ध के दौरान जर्मनों और अमेरिका के तरीके के बीच अंतर पर विचार किया। उन्होंने निरीक्षण किया। उद्धरण: अमेरिकी और जर्मन सैनिकों से बात करते हुए आपको यह समझ में आता है कि इन दोनों सेनाओं के तरीके और पद्धतियां कितनी अलग थी। अमेरिकियों में अनुकूलन, तत्परता से सोचने और स्वतंत्र रूप से स्क्वाड स्तर तक काम करने की अविश्वसनीय क्षमता थी। जर्मन लिखित आदेशों के बिना रेजिमेंटल स्तर से नीचे काम नहीं हो पाता था। उदाहरण समाप्त। जर्मन प्रयासों ने कुछ समय के लिए संयुक्त बलों को जर्मनी में घुसने और क्षति पहुंचाने से रोका। फिर भी इस हमले को एक असफल ऑपरेशन माना जाता है। जर्मनी ने सैनिकों के साथ साथ अपरिवर्तनीय सामग्री की भारी मात्रा खो दी थी, अतः संयुक्त बलों के हमले पर दीर्घकालिक रक्षा करना उनके लिए एक बड़ा संघर्ष होता। यूएस सेना के अधिकारी जॉन आइजनहोवर ने 1969 में लिखा। उद्धरण: 1940-45 की आर्डेन्स अभियान केवल यूरोप की लड़ाई में कठिन संघर्षों की एक श्रृंखला में से एक था। फिर भी कहा जा सकता है कि आर्डेन्स अभियान ने सभी का सार प्रस्तुत किया, क्योंकि यहां अमेरिकी और जर्मन सैनिकों ने नात्सी युद्ध तंत्र की कमर तोड़ने वाले निर्णायक युद्ध में भिड़ंत की। इस दौरान पत्रकार डेव रूस ने हिटलर के दुर्भाग्यपूर्ण अंतिम जुआ के रूप में बल्ज की लड़ाई को संक्षेप में वर्णित किया।